हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट सेक्शन करना है हमने सेक्शन 50B। सेक्शन 50B रिलेटेड टू स्लम्प सेल है, नहीं किया ना हमने अभी तक। ठीक है, स्लम्प सेल क्या होता है? स्लम्प सेल का मतलब होता है लमसम अमाउंट पे पूरी की पूरी कंपनी को बेच देना। हम कोई चीज खरीदते हैं किसी से या किसी को कोई चीज बेचते हैं, वैल्यूएशन करते हैं। अब कंपनी भी वैल्यूएशन करती है, लेकिन एक लमसम अमाउंट पे अपनी गुडविल के साथ, अपनी प्लांट एंड मशीनरी के साथ, अपनी सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज के साथ में जो है वो बेच देती है अपनी कंपनी को। उसको कहते हैं क्या? स्लम्प सेल। अब स्लम्प सेल के अंदर कैपिटल गेन कैसे निकलता है? पहले तो कंपनी के सारे एसेट्स जा रहे हैं, नेट वर्थ जा रही है, और एसेट्स हैं वो सारे के सारे, तो देयर शुड बी ए कैपिटल एसेट एंड दैट कैपिटल एसेट शुड बी ट्रांसफर्ड। यहां देखने वाली बात क्या है कि हमारे को इसके अंदर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता। ये याद कर लो अपने दिमाग में कि ना हमारे को इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। किसमें? स्लम्प सेल के केस में। सर ये तो बढ़िया है, शॉर्ट टर्म की तरह ही हो जाएगा। हाँ जी, जो अमाउंट होगा, जो सेल्स कंसीडरेशन होगी, वो हमारे को गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर के कितने में बिका है। अब हमारे को निकालना होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब सोच करके देखो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर हम ये माने कि इस एसेट को कब परचेज किया था, उस एसेट को कब परचेज किया था, और बहुत बड़ी कंपनी हो, और अगर मान लो मल्टीनेशनल कंपनी हो नोकिया की तरह, तो कैसे बेच पाएंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसी चीज के समाधान में बोला गया कि हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को नेट वर्थ मानेंगे। अब ये नेट वर्थ क्या होती है जी? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है जी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। हाँ जी सर, तो मैं ये कह रहा था नेट वर्थ जो होती है उसको हम क्या नाम है मानते हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब ये नेट वर्थ मतलब हम क्या करने वाले हैं? हम सीधी सी एक बात करने वाले हैं सर, हम लिखने वाले हैं सेल्स कंसीडरेशन माइनस रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर, हमें मालूम है। फिर हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करने वाले हैं, उसमें नेट वर्थ आने वाली है। अब ये मुद्दा, अब इंडेक्सेशन हमने देनी नहीं है तो और आसान हो गया। तो मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या है? नेट वर्थ है। तो हाउ टू कैलकुलेट नेट वर्थ इज द की पॉइंट इन दिस सेक्शन। हमें कैसे कैलकुलेट करना है नेट वर्थ को? तो नेट वर्थ कैसे कैलकुलेट होगी, आओ देख लेते हैं जी। नेट वर्थ में हमारे पास में एसेट्स होते हैं, और एसेट्स हमने लगा रखे हैं यहां पे कुछ तरीके के। कैसे? नंबर 1, डेप्रिशिएबल एसेट्स। हमने एसेट्स का ब्लॉक ऑफ एसेट बना देते हैं। अभी आप लोगों ने पीजीबीपी पढ़ा नहीं है, वरना आपको पता होता। ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है? ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब होता है जैसे कि हमारे पास में कोई भी एक सेम तरीके के इक्विपमेंट्स हैं जिनके ऊपर, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, डेप्रिसिएशन लगना है 15%, तो सारी की सारी प्लांट एंड मशीनरी, अलग अलग पे नहीं लगाऊंगा, सारी की सारी प्लांट एंड मशीनरी को इकट्ठा करूंगा और उस ब्लॉक के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दूंगा। ठीक है जी, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है? डेप्रिशिएबल एसेट्स जो होते हैं, WDV ऑफ ब्लॉक of asset determine accordance with the section 43 subsection 6। याद है हमने निकालना सीखा था कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स, वही है। ठीक है जी, तो हमने क्या बोला? डेप्रिशिएबल एसेट्स की क्या लेनी है? हमने WDV लेनी है। जो एसेट 35 AD के एसेट्स है उनकी वैल्यू हमने निल लेनी है। सर 35 AD के एसेट्स कौन से हैं? फुली डेप्रिशिएबल होते हैं। ये लिखा हुआ होगा क्वेश्चन के अंदर कि सेक्शन 35 AD का एसेट है ये, तो उनकी वैल्यू क्या माननी है हमारे को? निल। ये रूल्स हैं जी। डेप्रिशिएबल एसेट की वैल्यू क्या मानोगे नेट वर्थ कैलकुलेट करते समय? WDV, रिटन डाउन वैल्यू। और जो एसेट होंगे सेक्शन 35 AD के, उसकी वैल्यू क्या मानोगे? निल। नियम कानून याद रखने हैं। और ऑल अदर एसेट्स बुक वैल्यू। ठीक है जी, जैसे कि लैंड हो गई, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, एप्रिशिएबल की बात कर रहे होंगे ना ये, तो उनकी बुक वैल्यू लेनी है। ठीक है जी, लैंड एप्रिशिएबल, हाँ लैंड क्या
एडी है वो। लिस्ट पीजीबीपी के अंदर पढ़ेंगे कि कौन से हैं वो। यहां क्वेश्चन कैपिटल गेन का कराया जाएगा, सामने लिखा हुआ होगा सेक्शन 35 एडी का एसेट है ये। ठीक है, अभी प्रैक्टिकल कराता हूं। बस ये याद कर लिया तुमने कि एसेट्स की कौन कौन सी वैल्यू लेनी है, क्योंकि अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो मैं तुमसे पूछूंगा कि हाँ भाई ये बताओ इस एसेट का क्या लूं। याद कर लो, डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए डब्ल्यूडीवी, सेक्शन 35 एडी के नील वैल्यू मानेंगे उसकी, और अदर एसेट्स की बुक वैल्यू। याद हो गया? अच्छा जी, आगे देखो अगली लाइन में क्या लिखा हुआ है। ऑल लाइबिलिटीज शुड बी एज्यूम टू बी पेड ऑफ इन फुल अदरवाइज स्पेसिफाइड, यानी कि लाइबिलिटीज है। एक बात बताओ, हमने अकाउंट्स पढ़ा है, अकाउंट्स के अंदर अगर किसी, जब हम क्या नाम है रिवैल्यूएशन कर रहे होते थे और लाइबिलिटीज की वैल्यू नहीं दी हुई होती थी तो हम उसको फुल वैल्यू पे मानते थे ना, और एसेट को रिकॉर्ड कर लेते थे नील वैल्यू पे। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से ऐसा होता है। तो हम क्या कहते हैं जी, लाइबिलिटी में किसी क्रेडिटर को हमने 20 लाख रुपए देने हैं, तो क्या सोचेंगे कि वो छोड़ देगा? नहीं नहीं, जबरदस्ती का डिस्काउंट भी मत ले लेना। तो यहां पे ये किया जाएगा। अच्छा, अब देखो ये हमने 3 एसेट लिए और एक लाइबिलिटी ली। बहुत सौरभ क्या कह रहा था? हाँ सारे, हाँ जो डेप्रिशिएबल भी नहीं है और 35 एडी में भी नहीं है वो अदर्स है। 3 कैटेगरी बनाई है हमने एसेट्स की। ठीक है जी, ओके डन। लाइबिलिटी वाला पॉइंट दोबारा बोल देता हूं। लाइबिलिटी में ये बोला गया सर कि जितनी भी हमारी लाइबिलिटीज है ना, अनलेस एंड अनटिल नॉट स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन वी विल पे इट एज एट इट्स फुल वैल्यू। यानी कि अगर क्रेडिटर दिए हुए हैं 22 लाख रुपए के, तो अब 22 लाख ही माइनस करेंगे, जब तक कि ये ना लिखा हो कि कुछ क्रेडिटर ने हमें डिस्काउंट दे दिया। अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि 22 लाख रुपए का डेटर था और 2 लाख रुपए उसने छोड़ दिया, तो अब हमारी नेटवर्थ कैलकुलेट करते हैं इसमें क्रेडिटर की वैल्यू कितनी आएगी? 20 लाख। और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसको फुल वैल्यू पे ही लेना। ओके, चलो आओ ये क्वेश्चन करते हैं। ये देखो जी क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर, एक्स लिमिटेड हैज सेवरल अंडरटेकिंग कैरिंग ऑन सेवरल बिजनेसेस। ओके, एमएनसी होगी ये। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 कंपनी सोल्ड वन ऑफ इट्स अंडरटेकिंग, एक बेच दी। ठीक है जी, क्योंकि इसको 5 सालों से लॉसेस हो रहे थे। कोई बात नहीं, वो उनका अपना मैटर है। स्लम सेल कितने की हुई सर? 3 करोड़ की। ठीक है जी, और विदाउट असेसिंग द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एसेट्स एंड लाइबिलिटी। ठीक है सर, अब यहां पे ना इनकी वैल्यूज दी हुई है। लैंड, बोलो बच्चों, लैंड जो है, बोलो क्या करेंगे इसके साथ में? कौन सी ले लूं? बुक वैल्यू ले लूं या फेयर मार्केट वैल्यू ले लूं? सर क्या लैंड डेप्रिशिएबल है? नहीं। क्या लैंड 35 एडी में आती है? नहीं। तो क्या सर इसकी बुक वैल्यू लेनी चाहिए या फेयर मार्केट वैल्यू लेनी चाहिए? बुक वैल्यू। ठीक है जी, ओके। अच्छा, फिर प्लांट एंड मशीनरी की बात की गई है, डेप्रिशिएबल एसेट है। देखो अब ध्यान से सुनना, हमारे हिसाब से इसकी वैल्यू है 30 लाख और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कह रहा है, आईटी एक्ट मतलब इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से इसकी कितनी है? 60 लाख। और पड़ोसी क्या कह रहे हैं कि ये 1 करोड़ की है। बोलो किसकी माने? 3 वैल्यूज दी हुई हैं इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। देखो जी, डब्ल्यूडीवी एज पर इनकम टैक्स एक्ट, नॉट एज पर आवर बुक्स ऑफ अकाउंट। क्यों? क्योंकि हो सकता है हमने घपलेबाजी कर रखी हो। तो क्या मैं यहां पे 60 लाख रुपए पे टिक लगा दूं? ठीक है सर। फर्नीचर 50 लाख, क्या ये रिटर्न, क्या ये डेप्रिशिएबल एसेट है? हाँ सर। डब्ल्यूडीवी है इसकी आईटी एक्ट के हिसाब से 90 और हमने दिखा रखा है 50, 90 लाख। ठीक है जी। अच्छा, फिर है स्टॉक, करंट एसेट है हमारा। ठीक है जी, स्टॉक की वैल्यू, क्या स्टॉक डेप्रिशिएबल एसेट है? नहीं सर। तो क्या ले लेंगे हम? इसकी बुक वैल्यू ले लेंगे 30 लाख रुपए। डेटर्स 40 लाख रुपए। क्रेडिटर्स, और अगर यहां लिखा हुआ होता 2 लाख का डिस्काउंट तो
फिर 48 ले लेते हैं, लेकिन नहीं लिखा तो सर जबरदस्ती क्यों चिपका रहे हो आप हमें? नहीं चिपका रहा। अच्छा जी, यहां पे क्या है, सिंस अंडरटेकिंग ओन्ड बाय द पर्सन मोर देन 3 इयर्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा, लेकिन याद रहे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो जो जो आपने मेरे को वैल्यूज बोली ना, वही वैल्यूज यहां पे लिखी गई, और हमारे नेट वर्थ देखो सॉल्यूशन के अंदर ये सारी वैल्यू वही लिखी गई, ठीक है जी। और हमारा नेट वर्थ कितना आ गया, 2,40,000 रुपए, ओ 2,70,000 रुपए हमारे एसेट की वैल्यू आ गई। अब इसमें से क्रेडिटर को हमने माइनस कर दिया 50,000, तो नेटवर्थ कितना आ गया, 2,20,000 रुपए, ठीक है ना। 220, बस 2,20,00,000, ठीक है। आगे चलें, देखो सर अब हमारे पास में वैल्यू दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर के कितने में बिका है, हाँ सर 3 करोड़ में बिका है। रिलाइजेबल एक्सपेंडिचर दिए हुए थे क्या, मैंने तो पढ़े ही नहीं, मैंने देखे ही नहीं, ये देखो ये दिए हुए, इसीलिए कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ब्रोकरेज ऑन ट्रांसफर 5%, ठीक है जी, तो हमने ब्रोकरेज 5% ले लिया, ओके कोई दिक्कत नहीं है। 2,85,000 नेट कंसीडरेशन आ गया, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नेटवर्थ हमने जैसे कंप्यूट किया वो, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नील, तो 65 लाख रुपए का हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। बताओ कितना आसान था ये, सिर्फ 3 ही तो चीजें याद करनी थी, सिर्फ एसेट, देखो क्रेडिटर्स को या लाइबिलिटीज को तो इसकी फुल वैल्यू पे रखेंगे, और एसेट्स के लिए रूल याद कर लो सर, अगर ये डेप्रिशिएबल आइटम है तो WDV एज पर इनकम टैक्स एक्ट। नंबर 2, अगर 35 AD का है तो सर नील, बात ही खत्म। और आपको आगे जाके पता लगेगा 35 AD के अंदर हम नील क्यों लेते हैं, क्योंकि इसको ना हम अपने एक्सपेंडिचर की तरह, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर की तरह फर्स्ट ईयर में ही फर्स्ट ईयर में ही फुल अमाउंट को P&L अकाउंट में लिख लेते हैं, P&L अकाउंट में फुली राइट ऑफ कर देते हैं फर्स्ट ईयर में ही, चाहे 100 करोड़ की मशीनरी हो। बहुत ज्यादा झटके लगने वाले हैं तुम्हें PGBP पढ़ते समय। टैक्स के प्रोविजंस अकाउंट्स के प्रोविजन से एंटायरली डिफरेंट है। एक और झटका दूं, सेक्शन 32 कहता है, मतलब इस सेक्शन से कोई लेना देना है नहीं इसका, अगर हमें डेप्रिसिएशन ना निकालना हो तो सेक्शन 32 कहता है कि अगर आपने एसेट को होल्ड किया है 31 मार्च से पहले तक, और 31 मार्च को एग्जिस्टेंस में नहीं है आपका एसेट, तो आप इसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। सर ये क्या बोल गए आप, बिल्कुल सही बोला है, पूरे होशो हवास में बोला है, तुम भी होश में आ जाओ। देखो अकाउंट्स के अंदर अपन क्या करते हैं, 1 अप्रैल को खरीदा, 1 अप्रैल को खरीदा और फरवरी के महीने में बेच दिया, तो कितने महीने का, 11 महीने का डेप्रिसिएशन दे देता हूं। टैक्स के अंदर कहा जाता है कि जो चीज एग्जिस्टेंस में नहीं है 31 मार्च को, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। यानी कि सर अगर मैंने 1 अप्रैल को कोई एसेट परचेज किया और 28 मार्च को उसको बेच दिया, तो क्या मुझे अपने उस एसेट्स के ऊपर केवल 2 दिन की वजह से डेप्रिसिएशन ना लगाने का अधिकार नहीं है? जी हां नहीं है। ओ माय गॉड, 3 दिन बाद भेज देना, वो कह रहा 3 दिन बाद भेज देना, इतनी भी क्या जल्दी है। लेकिन जिसको प्रोविजन ना पता हो वो, समझ में आई मेरी बात? तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी, नहीं है ना। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को हम नेटवर्थ ही मानते हैं। नेटवर्थ ऊपर आ गई ना पूरी की पूरी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ही एब्जॉर्व हो गई, तो इंप्रूवमेंट नील हो गई। ठीक है जी, कोई शक? हाँ बाबूजी बोलो। हाँ तो यहां क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं दिया हुआ था ना, क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं दिया हुआ था, और वैसे भी ये तो डेप्रिसिएशन क्लेम करने का सेक्शन नहीं था, ये तो कैपिटल गेन निकालने का सेक्शन था। वो हम पढ़ेंगे क्या, PGBP में पढ़ेंगे। 12 महीने का लग जाएगा। हाँ अगर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपने होल्ड किया है, 12 महीने का डेप्रिसिएशन आपको मिल, 1 मार्च से, अच्छा 1 महीने का नहीं मिलेगा यहां पे। अब तुम्हारी आंखें और खुल जाएंगी। वो सौरभ कह रहा, कहता सर अगर हमने एसेट को 1 अप्रैल को नहीं परचेज किया था, इसी साल ईयर एंड पे 1 मार्च को परचेज किया था और 31 मार्च के बाद में बेच दिया,
1 अप्रैल को बेच दिया, 1 महीना रखा, तो क्या 1 महीने का डेप्रिसिएशन मिलेगा? 1 महीने का नहीं मिलेगा। सब्जेक्ट टू सेटिस्फेक्शन ऑफ सेक्शन 32, subject to satisfaction of section 32, if asset acquire and put to use for less than 180 days, then we can claim depreciation half rate of prescribed rate, as per half rate of rate prescribed। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने, अगर जैसे हमारा नॉर्मल रेट था ना 15% प्लांट एंड मशीनरी का, तो हम 7.5% डेप्रीसिएशन क्लेम कर सकते हैं हाफ रेट से। अब आप इसको चाहे 6 महीने का कह लो, चाहे हाफ रेट कह लो, यानी कि हमें या तो फुल प्लेट चाउमीन मिलती है या फिर हाफ प्लेट। डेप्रीसिएशन का ये रूल है। 6 महीने मत बोल, आधे रेट से बोल। 6 महीना बोलेगा हमेशा कंफ्यूज हो जाएगा। यानी कि अगर 10 लाख रुपए की मशीनरी है, एक मार्च को खरीदी है और 2 अप्रैल को बेची है, तो मार्च के महीने के लिए, मार्च के महीने में आप काउंट कर सकते हो 180 दिन से कम होल्ड की गई है ना, तो हाफ रेट मिलेगा। डेप्रीसिएशन का प्रिस्क्राइब रेट कितना है प्लांट एंड मशीनरी के लिए? 15%, तो हाफ कितना हो जाएगा? 7.5%। यानी कि 10 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाय 7.5 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू अवर डेप्रीसिएशन 75,000। आप इसको मल्टीप्लाई बाय 12 और डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 12 नहीं करेंगे। हम मंथ्स में नहीं खेलते। पढ़ेंगे सेक्शन 32 पढ़ेंगे ना, तब तुम्हारे को पता लगेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अकाउंट से अलग हैं। अकाउंट से कंफ्यूज क्यों हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हम रूल्स को दोनों तरफ से याद रखेंगे। ठीक है जी। अकाउंट्स के अपने रूल्स हैं, टैक्स के अपने रूल्स हैं। कभी ऐसा हुआ है क्या कि भाई क्या नाम है, हमारे घर में लाइट चली गई और अंधेरे में हम टकरा गए और हमें पता ना हो कि कौन सा फैमिली मेंबर है ये? ऐसे कभी नहीं होता। ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया। इसमें किसी को कुछ पूछने का है क्या, या चलूं आगे? अगला देखो जी, सेक्शन 48 क्या बोलता है? सेक्शन 48 बोलता है कि अगर मान लो हम, सुनो ध्यान से, कहता है अगर हम फॉरेन करेंसी के अंदर शेयर्स को परचेज करते हैं, शेयर्स को एक्वायर करते हैं, शेयर्स को या डिवेंचर को, सिक्योरिटी को। ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। पहले तो एक बात बताओ, ये जो तुम्हारे को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, ये इंडियन करेंसी के हिसाब से मिलता है। तो अगर तुमने कोई चीज फॉरेन करेंसी में खरीद ली, तो उसके ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट अगर तुम्हें दे भी दे, तो वो तुम्हारे को एक्चुअली काम आएगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन तो तुमने किया फॉरेन करेंसी में, है ना? तो फिर तो फायदा नहीं हो सकता उसका। तो देखो यहां पे इसकी हेडिंग पढ़ना पहले, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ, ऑन कैपिटल गेन ऑन शेयर्स एंड डिवेंचर्स एक्वायर्ड इन फॉरेन करेंसी। ठीक है जी, बाय ए नॉन रेजिडेंट, फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48। यानी कि जिसने हमें इंडेक्सेशन करना सिखाया था उसका एक्सेप्शन है ये, कि यहां पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है सर, ओके, हम समझ गए कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट इसमें क्यों नहीं मिलेगा। इस वजह से नहीं मिलेगा क्योंकि यहां पे हमारी इंडियन करेंसी एप्लीकेबल हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमने तो ट्रांजैक्शन किया फॉरेन करेंसी में। लेकिन सोच करके देखो दिक्कत क्या आई हमें। दिक्कत यह आई हमारे को कि हमने फॉरेन करेंसी में किया है और इंडेक्सेशन का बेनिफिट उनसे जाकर के थोड़ी ना लेंगे। इंडेक्सेशन का बेनिफिट तो हमें, कैपिटल गेन तो यहां के हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो अब क्या करें? करेंसी फॉरेन है जिसमें कि हमने सेल परचेज की है और टैक्स हमें यहां देना है कैपिटल गेन पे, तो क्या करें? तो सर अब इसका तरीका यह हुआ, सिंपल सी चीज है कि हम बाहर से कोई ऐसी चीज लेकर के आते हैं जो कि हमारे लिए बेकार नहीं होती, लेकिन हम उसको ऑल्टर किए बिना अपने हिसाब से यूज भी नहीं कर सकते। तो हम अपने हिसाब से ऑल्टर कर लेते हैं ना। मान लो कोई सेमी स्टिच सूट होता है, उसको हम क्या करते हैं, अपने हिसाब से ऑल्टर करवा लेते हैं। तो ठीक इसी तरीके से हम अपनी इंडियन करेंसी के हिसाब से इसको ऑल्टर कर लेंगे। और इसको ऑल्टर करने का तरीका क्या है
इसको ऑल्टर करने का तरीका ये है कि हम ना एवरेज रेट लेंगे, बाइंग और सेलिंग रेट जो भी होगा ना उसका एवरेज ले लेंगे, उससे हम क्या नाम है पता लगाएंगे कि वो कितने डॉलर का था। जैसे आओ एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं। अच्छा उससे पहले क्वेश्चन करें उससे पहले ना थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसको जनरली ऐसे ही पढ़ लेते हैं, पढ़ने से समझ नहीं आएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने से समझ में आएगा, लेकिन पक्का समझ में आ जाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, स्टेप्स को देखना है हमने। कहता है हमें कैपिटल गेन निकालना है एक ऐसी ट्रांजैक्शन के ऊपर जो कि हुई है फॉरेन करेंसी में, और कैपिटल गेन यहां पे देना है। तो हमें अल्टीमेट आंसर तो चाहिए होगा इंडियन रुपी के अंदर ही, लेकिन पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे किस में, फॉरेन करेंसी में। तो देखो हम क्या कहते हैं, सेल्स कंसीडरेशन या फिर एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर यानी कि रिलाइजेबल एक्सपेंडिचर, ठीक है जी, एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी गिवन इन रूपी इन द क्वेश्चन। रुपीज में दिया हुआ होगा, ठीक है जी, इंडियन करेंसी में दिया हुआ होगा। अब हम इसको क्या कर देंगे, अब ये दिया हुआ होगा जितने में हमने इसको एक्वायर किया था। फर्स्ट स्टेप हमारे को ये है, इसको उठाना है वहां से क्वेश्चन से, और सेकंड स्टेप क्या है कि इसको एवरेज बाइंग रेट से एडजस्ट करना है। एवरेज बाइंग रेट से एडजस्ट करना है। क्या मतलब हुआ सर, मैं एवरेज बाइंग रेट का मतलब पहले बता देता हूं। मान लो 14 रुपीज और 15 रुपीज, तो मैं क्या करता हूं 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2 करके एक एवरेज रेट निकाल लेता हूं। यह है हमारा। अब सोचने वाली बात है कि मैंने अगर सेल किया है फॉरेन करेंसी में, मान लो मेरी फॉरेन करेंसी ये बोलती है कि $1 के बदले में आपको 67 रुपीज देने होंगे। $1 जो है वो 67 रुपीज का है मान लो। तो मुझे क्या करना होगा, अब मैं अगर आपसे ये कहता हूं, अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मेरे पास में अमाउंट है 36 लाख रुपए या 30 लाख रुपए, या फिर अमाउंट है मेरे पास में कोई डॉलर में, तो हमें मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना पड़ेगा। एज द केस में भी ये बात समझ में आई, बस यही करना है हमें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास में अमाउंट दिया हुआ है उस अमाउंट को लेंगे और एवरेज बाइंग रेट उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। वो कैसे निकलता है हमने बताया। और फिर उसके बाद में हमारे पास में आ जाएगा कैपिटल गेन इन फॉरेन करेंसी। लेकिन फॉरेन करेंसी में तो हमारे को देना नहीं है, हमारे पास इंडियन वाला था, पहले हमने उसको फॉरेन में कन्वर्ट करके अमाउंट चेक कर लिया। फिर जो कैपिटल गेन का अमाउंट आ गया फॉरेन करेंसी में, उसको हमने इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर लिया और फिर उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया। आओ दिखाता हूं मैं तुम्हारे को, ज्यादा कुछ बात समझ में आई नहीं होगी लेकिन अब समझ में आ जाएगी। ये देखो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, आराम से तसल्ली से पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिस्टर आर जो है एक नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने रेमिट किए $40,000 इंडिया में, अपनी मम्मी को, बहना को, वाइफ को, किसी को भी किए होंगे। 16 लाख मतलब ये फॉरेन के $40,000 इंडिया में लेकर के आए। कब लेकर के आए, 16/9/2009 को। डन। अच्छा, द अमाउंट इज पार्शियली यूटिलाइज ऑन कब, 30/10/2009 को, यानी कि करीब अगले ही महीने उन्होंने पार्शियली यूज कर लिया फॉर परचेजिंग 10,000 शेयर्स ऑफ एन इंडियन कंपनी। कितने का, 12 रुपए का एक शेयर था। यानी कि इन्होंने टोटल कितने रुपए खर्च किए होंगे, सर इन्होंने 1,20,000 रुपया खर्च किया होगा। क्या आप मानते हो? हाँ सर मानते हैं। ठीक है जी, तो इन्होंने कुछ पैसे खर्च कर लिए, ठीक है सर। अब इन शेयर्स को उसने बाद में बेच दिया 36 रुपए में, कब, 30/3/2021 में। कितने रुपए में बेच दिया, 36 रुपए में। कितने शेयर्स थे जी, 10,000 शेयर्स थे। तो 10,000 शेयर्स को 36 रुपए ईच में बेच दिया, तो 3,60,000। तो मैं मोटा मोटा देख पा रहा हूं कि 3,60,000 रुपए में बेच दिया हमने उन शेयर्स को जिनको हमने 1,20,000 रुपए इंडियन करेंसी में दिया हुआ है। ये अमाउंट इंडियन करेंसी में दिया हुआ है, ठीक है सर। तो अब हमें क्या करना है, हमें तो बहुत आसान है। देखो जी, अलग अलग डेट्स हैं। सबसे पहली वो वाली डेट जब इसने रेमिट किया था, फिर वो वाली डेट जब इसने इसको परचेज किया शेयर्स को,
और फिर वो वाली डेट जबकि इसने सेल कर दिया। उस दिन इसका बाइंग रेट था 18 रुपए, सेलिंग रेट था 20 रुपए, मतलब इस डेट पे जब इसने रेमिट किया था। वैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, इसको इसी तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। फिर यहां पे क्या है, इस दिन 19 रुपए था बाइंग रेट और सेलिंग रेट था 21 रुपए, 44 रुपए और 46 रुपए सेल की डेट पे। हमने ना एवरेज निकाल लेनी है। 18 और 20 का एवरेज क्या होता है, 19.5 निकाल सकते हैं। 18 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, 19 आएगा। ओ हाँ ठीक है, यहां गलत दिया हुआ 19, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, फिर इसके बाद में हमने क्या बोला, 19 और 21 का 20, और 22 और 44 और 46 का 45, ये हमने निकाल लिया। अब हमारे लिए हमने क्या करना है, सेल्स कंसीडरेशन देखना है। कितने की थी सेल्स कंसीडरेशन, 3,60,000 रुपए। 3,60,000 रुपए को मैं डिवाइड कर दूंगा 45 से। क्यों डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई क्यों नहीं करूंगा, मतलब एक बार ही ना गलत करते हैं, मतलब बच्चे है ना कुछ गलत कर देते हैं, कहते हैं मल्टीप्लाई कर दो 45 से। बच्चों ये 45 रुपीज मेरी करेंसी का रेट है जो ऑलरेडी कन्वर्टेड है। 3,60,000 ऑलरेडी कन्वर्टेड है ना इंडियन रुपी में, है ना, नंबर ऑफ शेयर से। तो हम दोबारा क्यों कन्वर्ट करेंगे, फिर तो वो 45 टाइम्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी कि अगर मान लो $1 के लिए, उनके $1 के लिए हम मानते क्या है, उनके $1 के लिए हमें कितना देना पड़ता है, 45 रुपीस। तो अगर हमने 3,60,000 रुपए का सेल्स कंसीडरेशन है, उसको डिवाइड कर दूंगा 45 से, तो कितना डॉलर आ जाएगा, $8,000 में सेल हुई है मेरी, इसका मतलब ये है। ऐसे ही मेरे रियलाइजेबल एक्सपेंडिचर अगर होंगे तो कन्वर्ट कर दूंगा, यहां पे है नहीं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी, 1,20,000। 1,20,000 को किससे डिवाइड कर दूं सर, 20 से। डेट देखनी है ना, कब बात हुई थी, सेम डेट पे थोड़ी ना खरीद लिया था उसने इस दिन रेमिट किया था और इस दिन खरीदा था। तो जिस दिन खरीदा था उस दिन का रेट लूंगा ना। तो फिर मैंने क्या कर दिया, 1,00,000 को डिवाइड कर दिया किससे, 20 से। तो यानी कि मेरी खरीद कितने की थी, $6,000 की थी, ठीक है जी। तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया जी, $2,000। अब $2,000 मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, $2,000 मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। तो मैं क्या करता हूं, इस $2,000 को कैपिटल गेन मैं मल्टीप्लाई करके निकाल लेता हूं, अपने इंडियन रुपी में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो ये $2,000 US को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 44 से। बाइंग रेट लेना है, ये देखो मैं बताता हूं, ये देखो ऊपर लिखा था लास्ट वाले में कि कैपिटल गेन निकालने के बाद में हमारे को एवरेज अमाउंट नहीं लेना, रिकन्वर्ट करना है किसमें, बाइंग रेट में, ठीक है। ओके, याद रहेगा। यानी कि एवरेज रेट कहां पे होगा, सेल्स कंसीडरेशन के लिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए। इंप्रूवमेंट तो होता ही नहीं है शेयर्स के केस में। और जब हम इसको रिकम्प्यूट करेंगे वापस से, तो हम कौन सा रेट लेंगे जी, बाइंग रेट लेंगे, एवरेज रेट नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे, बाइंग रेट में इसको रिकम्प्यूट करके मल्टीप्लाई करके हमने क्या नाम है 44 से 88,000 रुपए अपना अमाउंट निकाल लिया। यानी कि हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है जी, 88,000 रुपीज है। इसके ऊपर इंडेक्सेशन का बेनिफिट क्यों नहीं मिला, क्योंकि सर वो इंडेक्सेशन का बेनिफिट हमारी करेंसी का है। हाँ जी, नेक्स्ट देखना, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी हेल्ड इन डीमैट फॉर्म। डीमैट फॉर्म क्या होता है पता है तुम लोगों को? हाँ सर, हम लॉ पढ़ते हैं, ऐसे मत सोचो हमारे बारे में आप। हाँ जी, हाँ जी, मेरे को भी पता है, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या कहते हैं कि डीमैट फॉर्म में हमने कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं रखे हुए थे, डीमैट फॉर्म में हमने अपने शेयर्स रखे हुए थे वर्चुअली, और हम उनको बेच रहे हैं। बहुत ही सिंपल है ये सेक्शन। ये सेक्शन सिर्फ एक बात कहता है फीफो सिस्टम से इनको बेचना, बस, शुरू होते ही खत्म। इसका मतलब ये है कि जो पहले डीमैट अकाउंट में आएगा वो पहले जाएगा, बिकेगा उस हिसाब से। अच्छा, अब जरा एक सेकंड ध्यान देना, इस सेक्शन को यहां पे पूरी तरह से हम पढ़ें उससे पहले मैं थोड़ी सी एक बात करना चाह रहा हूं। मान लो, ध्यान देना जरा मेरी बात पे, क्या कह रहा हूं मैं।
मान लो मैंने ना शेयर्स परचेज किए थे कब, 1 जनवरी 2021 को, कितने, 5000 शेयर्स। अब यहां कहीं नहीं दिख रहा, लग रहा ना तुम्हें कि ये डीमैट में खरीदे हैं या फिजिकली खरीदे हैं। आगे मैं बोल देता हूं कि मैंने इसको कन्वर्ट करवाया, कन्वर्ट 3000 शेयर्स इनटू डीमैट अकाउंट, डीमैट फॉर्म। और कब, 5 जनवरी 2021। ठीक है जी। फिर मैंने परचेज किए 1000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच, ये एट द रेट 12 ईच, और कन्वर्ट करा लिए मैंने, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। अगला मैंने लिखा परचेज 1000 शेयर एट द रेट 10 ईच ऑन, मान लो 31 दिसंबर 2020। ठीक है ना, इन डीमैट फॉर्म। अब मैं ये कह रहा हूं आपसे कि मैंने बेच दिए, सोल्ड 2500 शेयर्स, तो बताओ बिकने वाले शेयर्स में पहला नंबर किसका होगा, सेकंड वाले शेयर्स का या फर्स्ट वाले शेयर? देखा, तुम कंफ्यूज हो गए, आधे कह रहे हैं फर्स्ट, आधे कह रहे हैं सेकंड। सभी प्रभु हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना, शांत हो जाएं, मेरी बात सुनो मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे नहीं, हमें डेट से देखना है। हमारे डीमैट अकाउंट के अंदर सेकंड शेयर फर्स्ट वालों से पहले हैं। 1000 आ जाएंगे, दोनों आएंगे, लेकिन पहले कौन से आएंगे? 1000 एट द रेट कितने वाले? 10 वाले, और रिमेनिंग 1512 वाले। ये इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी ना जी। क्यों जी, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? अगर मैंने मान लो एट द रेट 30 बेच दिए, तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे होगी? ऐसे निकलेगी। ये बात समझ में आई? बस यही देखना है। यानी कि हमें ये नहीं देखना कि हमने कब कन्वर्ट करवाया था, हमें बस ये देखना है कि सबसे पहले, हो सकता है कन्वर्ट कराए हुए से पहले भी फिजिकल फॉर्म में कोई खरीदे हुए हो, डीमैट फॉर्म में कोई खरीदे हुए हो। ये सेकंड वाले कैटेगरी वाले हमने खरीदे ही डीमैट फॉर्म में थे, जबकि जो फिजिकल फॉर्म में खरीदे थे उसको हमने क्या करा लिया था? कन्वर्ट करा लिया था। समझ में आई मेरी बात? तो ध्यान देना कि डीमैट में कौन पहले आया है, जंग पे पहले उसी को भेजा जाएगा। ठीक है, ओके। बस अब यही चीज थी इसके अंदर। आओ क्वेश्चन करते हैं। फिजिकल वाले तो बेचे ही नहीं ना, डीमैट वाले बेचे। हाँ, 5000 बेचते नहीं, मैंने यहां पे बोल दिया सोल्ड, डीमैट वाले बेचे हमने। ये डीमैट से रिलेटेड है ना बेटा सेक्शन। अच्छा, आओ पढ़ें। ये देखो, ये रहा क्वेश्चन तुम्हारे सामने। क्या लिखा हुआ है? राजू एक्वायर्ड एंड ट्रांसफर द शेयर्स एज फॉलोज। ध्यान से देखना, ध्यान से, कहीं गलती ना हो जाए। अभी ठहरो, पहले समझो, क्वेश्चन कर लेते हैं, पक्का हो जाएगा। 1 जनवरी 2007 को एंट्री इन डीमैट अकाउंट, एंट्री इन डीमैट अकाउंट यानी कि ये डीमैट अकाउंट के अंदर आए हैं। 1 जनवरी 2007 को कितने? 1000 शेयर। इसका प्राइस कितना था? 120 है ना। अच्छा जी। और फिर 1/12/2009 को खरीदे 3000 शेयर 136 रुपए के। ये सारे के सारे डीमैट अकाउंट में ही हैं अभी तक दोनों। फिर 1/4/2013
को डीमैट में एंट्री हुई है 5000 शेयर्स की 45 रुपए के हिसाब से, जिसको कि हमने 1 जनवरी 2002 को खरीदा था। समझ में आई? तो हमारे को तो क्या बनाना है, हमारे को तो इस तरीके से बनाना है, इसको एक्वायर किया था 1 जनवरी 2002 को, इसको डीमैट में एंट्री कब दिलवाई गई है, 1/4/2013 को। ठीक है, अब ये कहता है कि इसने ना इस तरीके से बेचे, 1/4/2011 में इसने बेचे 2500 शेयर 189 का एक। चलो ठीक है, मुझे रेट से कोई लेना देना नहीं, मेरे को ये बताओ ये 2500 शेयर जो हमने बेचे हैं, ये जो 2500 शेयर्स हमने बेचे हैं, ये कौन से वाले रहे होंगे? हाँ जी, सबसे पहले डीमैट अकाउंट के अंदर कौन से आए थे सर? ये वाले आए थे। अब हमें 2500 चाहिए, ये केवल 1000 है, तो फिर ये वाले भी लेंगे, है ना, इसमें से केवल 1500 लेंगे और यहां पे बैलेंस कितना बच जाएगा, 1500 शेयर्स। तो मैं क्या लूंगा, सेल्स कंसीडरेशन 2500 शेयर्स इंटू 189, ठीक है ना, ये सेल्स कंसीडरेशन। रिलायजेबल एक्सपेंडिचर कुछ है नहीं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सर 1000 शेयर्स पे, अब देखो दो कैटेगरी बनाई ना, 1000 शेयर हमने कितने के खरीदे थे, 120 के, 120 से मल्टीप्लाई किया, और फिर 1500 शेयर 136 रुपए के हिसाब से, और फिर हाँ बिल्कुल मिलेगा। हमने कब मना किया कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिले? अरे आप खुद देखो ना, 2011 में बेचे हैं और खरीदे कब थे, 2007 में और 2009 में, मोर देन 12 मंथ्स हैं कि नहीं है? और डीमैट वाले तो वैसे ही लिस्टेड होते हैं, क्यों जी? तो 12 महीने से ऊपर है तो मिलेगा इंडेक्सेशन का बेनिफिट। ये 2011-12 का, और ये नीचे ये क्या नाम है 6-7 का, ठीक ऐसे ही ये 11-12 का, और इसको 9-10 का CII। तो ये हमारे पास में निकल करके आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस किया सेल्स कंसीडरेशन में से, हमारे को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। पहले 2500 शेयर हमने बेच दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अच्छा जी, अब बोला गया फिर हमने दोबारा से और बेचे, ठीक है सर, कितने, 5000 शेयर। अब 5000 शेयर में से यहां पे बैलेंस बचा हुआ था ना 1500, पहले इसको निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? हाँ, तो हमने लिया 5000 इंटू 260, सेल्स कंसीडरेशन कितना आई, 13 लाख रुपए। फिर 1500 शेयर्स पहले जाएंगे 136 के हिसाब से, और रिमेनिंग और कितने चाहिए सर, 3500 चाहिए, वो कितने के हिसाब से सर, 45 के हिसाब से, 45 से चले गए, और CII लगाना तो तुम्हें आता है। फिर इसके बाद में हमने 1500 शेयर्स बेचे, अब ऊपर तो कुछ बचा नहीं हुआ था, इसमें थे हमारे पास में शेयर्स, ठीक है ना, ओके, तो 1500 के 1500 ही, देखो पिछली बारी यहां से 1500 लिए थे हमने और 3500 यहां से लिए थे, तो 5000 में से अगर 3500 जाते हैं तो कितने आते हैं, 1500 ही बचते हैं, और वो 1500 के 1500 हमने क्या नाम है बेच दिए। तो बेचे मैंने किस वैल्यू पे, मैंने बेच दिए 1500 इंटू 340 से, ठीक है। ये हमारी सेल्स कंसीडरेशन आ गई 5,10,000 रुपए, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इसको मैंने 45 रुपए का खरीदा था, तो 45 से मल्टीप्लाई किया 1500 शेयर को, और CII का बेनिफिट दे दिया, सेल वाला ऊपर और परचेज वाला नीचे, ठीक है। तो ये हमारा कैपिटल गेन आ गया, यानी ये एक ही बात थी, इसमें कुछ अलग थोड़ी था, फीफो सिस्टम फॉलो करना है। हाँ, कौन सा वाला, लास्ट वाला कब किया था? नहीं जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। 1 जनवरी 2002 को खरीदा था हमने, 1 जनवरी 2002 को खरीदा था हमने, ठीक है ना, लेकिन फिजिकल फॉर्म में नहीं खरीद, फिजिकल फॉर्म में खरीदा होगा ना, डीमैट में इसकी कब एंट्री हुई है, 1/4 को हुई है, तो हम तो इसको 1/4/2013 से जानते हैं। हाँ जी, जब उसको परचेज किया गया था तभी का तो लेंगे, ये रेट भी तो उसी डेट का होगा,
परचेज का, या डीमैट अकाउंट में आने के बाद उसका रेट चेंज हो गया होगा? वही तो रहेगा, रेट तो वही रहेगा ना। ओके हाँ जी, सेक्शन 45(1)(b क्या कहता है? सेक्शन 45(1)(b कहता है कि अगर किसी भी पर्सन का यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान से ऐसे किसी भी अमाउंट पे कोई भी प्रॉफिट या गेन्स होते हैं, ठीक है, तो वो चार्जेबल टू इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन होंगे, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। वैसे तो इसके ऊपर सेक्शन 10(10)(d) में एग्जम्पशन है, यानी कि ये अमाउंट एग्जम्प्ट होता है, लेकिन ये एग्जम्प्ट नहीं होगा अगर आपका प्रीमियम पेएबल 2.5 लाख को एक्सीड कर रहा है तो। यानी कि महंगी महंगी इंश्योरेंस पॉलिसीज के ऊपर टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, छोटे छोटे अमाउंट्स के ऊपर, यानी कि 2.5 लाख रुपए से कम का अगर आपका प्रीमियम होगा तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी उससे जुड़े हुए खरीद फरोख्त पे, वरना ये चार्जेबल हो जाएगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। और यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि प्रीमियम पेएबल अगर एक्सीड कर रहा है 2.5 लाख से करंट ईयर में, या फिर अगर एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम एक्सीड कर रहा है 2.5 लाख रुपए से, कब से? किसी भी साल में। कौन सी डेट के बाद? 1/2/2021 के बाद। यानी कि ये फैसला 1/2/2021 के बाद से लिया गया है कि सेक्शन 10(10)(d) की एग्जम्पशन, एग्जम्प्टेड इनकम का चैप्टर है ये, एग्जम्पशन यानी कि टैक्स फ्री होना उन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है जिनका की प्रीमियम पेएबल 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है। आप पढ़ लो ध्यान से दोनों में क्या डिफरेंस है। एक में करंट ईयर की बात की गई है और एक प्रीवियस सारे ईयर्स की बात की गई है, यानी कि जितना पुराना होता जाएगा उसका एग्रीगेट अमाउंट 2.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, तो याद रखना अगर प्रीमियम पेएबल 2.5 लाख से ऊपर है तो ये आ जाएगा हमारे पास सेक्शन 45(1)(b) में, और अगर 2.5 लाख से नीचे है तो सेक्शन 10(10)(b) में आ जाएगा। और 10(10)(b) एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है और सेक्शन 45(1)(b) चार्जेबल टू टैक्स है। बस प्रीमियम पेएबल का ध्यान रखना, 2.5 लाख को एक्सीड कर गया या नहीं किया। ओके।